नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक, स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग बायोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोग फिर दूसरी क्लास में, जो कि कल की क्लास में, हम लोग इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को भी देखेंगे। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे बायोलॉजी से संबंधित। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आइए हम लोग अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों क्लास को प्रारंभ करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोड देखते हैं क्या है। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। काम ऐसा करो दोस्तों कि पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है दोस्तों। जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो चलिए दोस्तों, इसी मोटिवेशनल कोट के अनुसार हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आज की क्लास में हम लोग मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम लोग अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि वो भी अधिक से अधिक संख्या में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सकें। ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं, पहला पॉइंट क्या है देखेंगे आप सभी लोग। संवेदनाओं को अनुभव करना, इच्छा एवं संकल्प करना, स्मरण करना, शारीरिक क्रियाओं का संचालन करना, मनोविकास आदि कार्य किस अंग के हैं। फिर से एक बात ध्यान से सुनना है दोस्तों। संवेदनाओं को अनुभव करना, इच्छा एवं संकल्प करना, स्मरण करना, शारीरिक क्रियाओं का संचालन करना, मनोविकास आदि कार्य किस अंग के हैं। तो दोस्तों ये जो कार्य है ये किस अंग के हैं, तो ये मानव शरीर के मस्तिष्क का कार्य है। किसका कार्य है दोस्तों? मस्तिष्क कार्य क्या होता है? संवेदनाओं को अनुभव करना, इच्छा एवं संकल्प करना। ठीक है दोस्तों। उसके बाद स्मरण करना, शारीरिक क्रियाओं का संचालन करना, मनोविकास आदि कार्य ये करता है। कौन दोस्तों? मस्तिष्क का। ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए संवेदनाओं को अनुभव करना, इच्छा एवं संकल्प करना, स्मरण करना, शारीरिक क्रियाओं का संचालन, मनोविकास आदि कार्य किस अंग के द्वारा होते हैं, तो मस्तिष्क के द्वारा। चलिए दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या है, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे आप सभी लोग, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा बनाए गए रस सीधे ही रक्त या लसिका में जाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा बनाए गए रस सीधे ही रक्त या लसिका में जाते हैं। ठीक है। और फिर इसके साथ ही शरीर में पहुंचते हैं। इन विशेष रसों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इन विशेष रसों को क्या कहा जाता है? हार्मोन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? हार्मोन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्मोन्स कहा जाता है। एक बार पुनः देखेंगे आप सभी लोग। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा बनाए गए रस सीधे ही रक्त या लसिका में ले जाते हैं। सीधे ही रक्त या लसिका में ले जाते हैं और फिर इसके साथ ही शरीर में पहुंच जाते हैं। इन विशेष रसों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इन विशेष रसों को हार्मोन्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों आज की क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आज की क्लास में आप सभी लोग पेन और कॉपी लेकर बैठे दोस्तों, और इन महत्वपूर्ण तथ्यों को समझते हुए नोट करते हुए चले। ठीक है दोस्तों, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफी लाभ मिल सके। ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट दोस्तों, तीसरा पॉइंट जैसा कि देखेंगे आप सभी लोग,
मादा जननांग के प्रमुख भागों के नाम। मादा जननांगों के प्रमुख भागों के नाम। तो दोस्तों क्या होता है? अंडाशय, फैलोपियन नलिकाएं, गर्भाशय, यौन। ये दोस्तों क्या हैं? ये मादा जननांग के प्रमुख भागों के नाम हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट अगर बात करते हैं दोस्तों, जांघ की अस्थि का नाम क्या है? तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया है, ठीक है, जांघ की अस्थि का नाम क्या है दोस्तों? तो जांघ की अस्थि का नाम फीमर है। और दोस्तों यह फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है दोस्तों, जांघा की अस्थि का नाम क्या है दोस्तों? तो फीमर। और यही फीमर दोस्तों क्या होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है, तो क्लियर हो चुका दोस्तों। तो एक बार आप सभी लोग थंबनेल करें, एक बार आप सभी लोग थंबनेल करें और अपनी संख्या को और बढ़ाएं दोस्तों। एक बार आप सभी लोग इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करें और अपनी संख्या को और बढ़ाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला पॉइंट ही समझिएगा। देखें, मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है? मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है दोस्तों? तो किस प्रकार का पोषण होता है? पूर्ण भोजी। क्या होता है दोस्तों? पूर्ण भोजी प्रकार का मनुष्य में पोषण होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट देखेंगे आप सभी लोग क्या है? क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है दोस्तों? तो कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी की झिल्ली में। कहाँ संपन्न होती है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी की झिल्ली में। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मैंने आपको बताया है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो आप सभी लोग एक बार कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। आप सभी लोग एक बार कमेंट करें। हाँ दोस्तों, और आप सभी लोग अपनी संख्या को और बढ़ाएं। हाँ, अपनी संख्या को और बढ़ाएं। ठीक है, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन जिनको उनको प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की क्लास से संबंधित नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकेगी। ठीक है दोस्तों, हाँ चलिए दोस्तों अगर बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है दोस्तों वह किसने किया था? अल्टमान ने। किसने किया था दोस्तों? अल्टमान ने किया था। किसने किया था? अल्टमान ने किया था। अब आपको कमेंट करके यह बताना है कि इन्होंने कब किया था, किस सन में इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था। ठीक है, कमेंट करिए आप सब लोग, देखते हैं। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट देखेंगे आप सभी लोग। हाँ, आप सभी लोग दोस्तों कॉपी और पेन लेके बैठें और इन महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट करते हुए चलें। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चनों को भी देखेंगे। चलिए अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? ऑस्टियोलॉजी के अध्ययन की सुविधा के लिए, ऑस्टियोलॉजी के अध्ययन की सुविधा के लिए पूरे कंकाल को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑस्टियोलॉजी के अध्ययन की सुविधा के लिए पूरे कंकाल को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों? तो कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में। कितने भागों में दोस्तों? 2 भागों में। कौन कौन? एक होता है अक्षीय कंकाल। क्या होता है दोस्तों? अक्षीय कंकाल। एक क्या होता है? उपांगीय कंकाल। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या बताएंगे? ऑस्टियोलॉजी अध्ययन की सुविधा के लिए पूरे कंकाल को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया। एक दोस्तों क्या होता है? अक्षीय कंकाल, और एक क्या होता है? उपांगीय कंकाल। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, अक्षीय कंकाल में कितनी अस्थियां का समावेश होता है? अक्षीय कंकाल में कितनी अस्थियों का समावेश होता है दोस्तों? हाँ, कितनी अस्थियों का समावेश होता है? तो 80 अस्थियों का। कितनी अस्थियों का समावेश होता है दोस्तों अक्षीय कंकाल में? तो अक्षीय कंकाल में अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों क्या बताएंगे? 80 अस्थियों का समावेश होता है। ठीक है दोस्तों, अच्छी आप समझ सकते हैं, अच्छी से 80। ठीक है, तो 80 अस्थियों का समावेश अक्षीय कंकाल में होता है। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। उपांगीय कंकाल में दोस्तों कितनी अस्थियों का समावेश होता है? तो उपांगीय कंकाल में जो होता है दोस्तों कितनी अस्थियों का समावेश होता है? तो 126 अस्थियों का समावेश होता है।
ठीक है दोस्तों, अच्छी कंकाल में कितनी अस्थियों का समावेश होता है, तब आप क्या बताएंगे 80 होता है। और उपांगी कंकाल में कितनी अस्थियों का समावेश होता है, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों 126 अस्थियों का क्या होता है, समावेश होता है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। एक बार आप सभी लोग थंबनेल करें दोस्तों और अपनी संख्या को और बढ़ाएं। ठीक है, अपनी संख्या को और बढ़ाएं। एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, देखेंगे आप सभी लोग। धड़ के ऊपर कशेरुक दंड, धड़ के ऊपर कशेरुक दंड पर टिका रहने वाला अंग है जो कुल 22 अस्थियों से निर्मित होता है। इस चीज को ध्यान देना है दोस्तों, धड़ के ऊपर कशेरुक दंड पर टिका रहने वाला अंग है जो कुल 22 अस्थियों से निर्मित होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि 22 अस्थियां किसमें होती हैं, धड़ के ऊपर वाले कशेरुक दंड पर टिका रहने वाला अंग। तो दोस्तों आप जानते हैं खोपड़ी, खोपड़ी में अगर आपसे पूछा जाए कि कुल कितनी हड्डी होती है, तो कितनी हड्डी होती है दोस्तों 22 हड्डी होती है। ठीक है, तो धड़ के ऊपर कशेरुक दंड पर टिका रहने वाला जो अंग है वह दोस्तों क्या है, खोपड़ी है। और इस खोपड़ी में क्या होती है दोस्तों 22 हड्डियां होती है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग इन महत्वपूर्ण पॉइंटों को नोट करते हुए चले हैं दोस्तों। ठीक है, जिससे कि आपकी एक नोट्स बन सके। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, कान में कितनी प्रकार की अस्थियां पाई जाती है दोस्तों। बिल्कुल मैंने आपको यह पॉइंट तो आपको क्लियर ही होगा, क्योंकि मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बताया भी है। ठीक है दोस्तों, तो कान में कितनी प्रकार की अस्थियां होती हैं, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कान में जो अस्थियां होती हैं दोस्तों वह कितनी होती हैं, तो 3 होती हैं। और दोस्तों कान की जो हड्डी होती है यही क्या मानी जाती है, आपकी सबसे छोटी हड्डी। और सबसे बड़ी हड्डी दोस्तों क्या होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या है, फीमर है दोस्तों। ठीक है, जो कहाँ पाई जाती है, जांघा में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वह दोस्तों कान की हड्डी होती है। ठीक है दोस्तों, कान की हड्डी होती है और कान में 3 हड्डियां होती हैं। कौन कौन दोस्तों, तो मैलियस होता है, इनकस होता है और स्टेपीज होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो स्टेपीज होती है यह सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है दोस्तों, कान की जो हड्डी है स्टेपीज, यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, तो कान में कितनी प्रकार की अस्थियां होती हैं दोस्तों, तब आप क्या बताएंगे 3 प्रकार की अस्थियां होती हैं। कौन कौन, तो मैलियस, इनकस और स्टेपीज। ठीक है, नोट डाल के लिखना चाहें दोस्तों तो लिख सकते हैं, नोट डाल के लिखें, नोट डाल के लिखें स्टेपीज, लिखेंगे स्टेपीज हड्डी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, कान में सबसे छोटी हड्डी अगर बात करते हैं कौन सी दोस्तों, स्टेपीज। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। क्लियर हो चुका होगा आप सभी लोगों को। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट आ गया है आपके सामने, स्क्रीन के सामने दोस्तों। हाँ देखेंगे आप सभी लोग, देखें, आइए समझते हैं दोस्तों। कंकाल या अस्थिपंजर के, कंकाल या अस्थिपंजर के अच्छी कंकाल में हल्की पतली चपटी, कंकाल या अस्थिपंजर के अच्छी कंकाल में हल्की पतली चपटी तथा घुमावदार पट्टियां जिनके द्वारा अच्छी कंकाल का अधिकांश भाग निर्मित होती है कहलाती है। तो क्या कहलाती है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, पसली कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पसली कहते हैं। कंकाल या अस्थिपंजर के अच्छी कंकाल में हल्की पतली चपटी तथा घुमावदार जो पट्टियां होती हैं दोस्तों, और जिनके द्वारा अच्छी कंकाल अधिकांश भाग क्या होता है दोस्तों, निर्मित होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, पसली कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पसली कहते हैं। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों क्या है, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, अंतिम 11वीं तथा 12वीं जोड़ी पसलियां, अंतिम 11वीं तथा 12वीं जोड़ी पसलियां जो केवल पीछे वर्टिब्रल कॉलम से ही जुड़ी होती हैं,
इनका अग्रभाग स्वतंत्र रूप से तैरता रहता है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? अंतिम ग्रामी तथा बरामी जोड़ी पसलियां दोस्तों जो पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी रहती हैं, इनका अग्रभाग स्वतंत्र रूप से क्या होता है दोस्तों? तैरता रहता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे तैरती पसलियां कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तैरती पसलियां कहते हैं। क्या कहते हैं? तैरती पसलियां कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों देखेंगे दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को भी देखेंगे। तो आज की क्लास अति महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। आज की जो क्लास है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्लास है। तो आइए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों श्रोणि मेखला या इनोमिनेट अस्थि का निर्माण किन किन अस्थियों से होता है? ठीक है, श्रोणि मेखला या इनोमिनेट अस्थि का निर्माण किन किन अस्थियों से होता है? तो किन किन अस्थियों से होता है दोस्तों बताएं? इलियम, इस्कियम और दोस्तों क्या? प्यूबिस। ठीक है दोस्तों, श्रोणि मेखला या इनोमिनेट अस्थि का निर्माण किन किन अस्थियों से होता है? तो इलियम से होता है दोस्तों, इस्कियम से होता है और प्यूबिस से होता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, पाचन नली या पोषण नाल की लंबाई कितनी है? बताएं दोस्तों, पाचन नली या पोषण नाल की लंबाई कितनी है? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 8 से 9 मीटर होती है। ठीक है दोस्तों, कितनी होती है? 8 से 9 मीटर होती है। ठीक है, चलिए क्लियर हो चुका होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट, अस्थि दांतों की संख्या अस्थाई, क्या लिखा हुआ है देखेंगे आप सभी लोग। अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है? अस्थाई दांतों की संख्या दोस्तों, और जिन्हें हम दूध के दांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? दूध के दांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूध के दांत बोलते हैं। ठीक है, अस्थाई दांतों की संख्या या जिन्हें हम दोस्तों दूध के दांत बोलते हैं, तो इनके कुल कितने दांत होते हैं दोस्तों? अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 20 होती है। दूध के दांतों की संख्या कितनी दोस्तों? 20। या अगर आपसे पूछा जाए अस्थाई दांतों की संख्या दोस्तों, तब कितना बताएंगे आप? 20 बताएंगे। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, दांत के प्रकार। तो दोस्तों दांत के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? पहला क्वेश्चन आपसे तो यही बन जाएगा। तो दांत के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? तो दांत के 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो देखेंगे, पहला कृंतक है। क्या है दोस्तों? कृंतक। दूसरा क्या है दोस्तों? रदनक। तीसरा क्या है? अग्रचर्वणक। और चौथा क्या है दोस्तों? चर्वणक। क्या है? चर्वणक। ठीक है, तो दांत कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। ठीक है, और अस्थाई दांतों की संख्या दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए अस्थाई दांतों की संख्या या दूध की संख्या, तब आप क्या बताएंगे? हाँ, कितनी संख्या बताएंगे दोस्तों? 20 बताएंगे। कितनी बताएंगे? 20। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए पाचन नली या पोषण नाल की जो लंबाई है वह दोस्तों कितनी होती है? तो 8 से 9 मीटर होती है, लगभग 9 मीटर। आप यह भी बता सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, देखेंगे आप सभी लोग। लार में इलेक्ट्रोलाइटिस एवं प्रोटीन कितने प्रतिशत पाया जाता है? लार में इलेक्ट्रोलाइटिस या प्रोटीन कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो दोस्तों लार में इलेक्ट्रोलाइटस या प्रोटीन यह दोस्तों कितना पाया जाता है? 1% पाया जाता है। कितना पाया जाता है दोस्तों? 1% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 1% पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट को हम लोग समझते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है,
लार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? लार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? पहले दोस्तों आप यह बताएं कि लार जो है यानी कि मुख में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, यह आप लोग कमेंट करके बताएं। मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, यह आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, तो बताएं आप सभी लोग। हाँ बताएं आप सभी लोग, हाँ बताएं, देखते हैं किसका सबसे पहले कमेंट आता है। चलिए अगले पॉइंट को हम लोग समझते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं लार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो लार में दोस्तों 99% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। लार में दोस्तों क्या होता है? लार में 99% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों क्या है? ग्रास नली की लंबाई लगभग कितनी होती है? ग्रास नली की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों अगर बात करते हैं ग्रास नली की लंबाई, तो जो ग्रास नली की लंबाई होती है वह लगभग 10 इंच, कितनी दोस्तों? 10 इंच या 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है दोस्तों, ग्रास नली की लंबाई कितनी? तो लगभग 10 इंच या 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट क्या है? अमाशयी रस। अमाशयी रस में कौन सी एंजाइम पाई जाती? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, आपके परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, तो आप सभी लोग इस पॉइंट को जरूर नोट करें। ठीक है, चलिए जितने लोग अभी कॉपी और पेन लेकर नहीं बैठे दोस्तों, वो कॉपी और पेन लेकर बैठे और इस महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते हुए चलें। ठीक है दोस्तों, जिससे कि उनको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर किया करें, जिससे कि उनको भी लाभ मिल सके। तो आइए दोस्तों हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे अमाशयी रस में कौन कौन सी एंजाइम पाई जाती है, तो दोस्तों अमाशयी रस में पेप्सिन, लाइपेज और रेरिन। अमाशयी रस में दोस्तों पेप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम और रेरिन एंजाइम, ये क्या होती हैं दोस्तों? अमाशयी रस में पाई जाती हैं। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, क्या है? छोटी आंत की लंबाई, छोटी आंत की लंबाई तथा व्यास कितना होता है? छोटी आंत की लंबाई तथा व्यास कितना होता है दोस्तों? तो छोटी आंत की लंबाई और व्यास दोस्तों यह कितना होता है? तो लंबाई दोस्तों कितनी होती है? 6 मीटर होती है। कितनी होती है दोस्तों? 6 मीटर होती है। लंबाई दोस्तों कितनी होती है? 6 मीटर होती है। और जो दोस्तों व्यास है वह दोस्तों कितना होता है? 1.5 इंच का होता है। व्यास कितना होता है दोस्तों? 1.5 इंच होता है। और लंबाई दोस्तों कितनी होती है? तो 6 मीटर होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण पॉइंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिक करेंगे आप सभी लोग, स्टार पॉइंट आप सभी लोग बना ले दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या लिखा है दोस्तों देखेंगे? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है दोस्तों वह कौन सी है? यकृत होती है। कौन सी ग्रंथि होती है दोस्तों? यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों क्या है? जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, मनुष्य के चेहरे में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के चेहरे में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्तों? कितनी होती है? 14 होती है। ठीक है दोस्तों, चेहरे में कुल कितनी अस्थियां होती हैं दोस्तों? तो 14 अस्थियां चेहरे में होती हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगला पॉइंट जो है दोस्तों यह आपके परीक्षा के दृष्टि दोस्तों अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या है?
स्केपुला कहाँ पाया जाता है? स्केपुला कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों स्केपुला यह कहाँ पाया जाता है? यह दोस्तों स्केपुला अंश मेखला में पाया जाता है। स्केपुला कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो स्केपुला अंश मेखला में पाया जाता है। ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों कौन सी है? तो यकृत है। और मनुष्य के चेहरे में कितनी अस्थियों की संख्या होती है? तो दोस्तों कितनी होती है? 14 होती है। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए स्केपुला कहाँ पाया जाता है, तो यह दोस्तों अंश मेखला में पाया जाता है। ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, क्या है दोस्तों? जालिकावत बेलनाकार पेशियों को क्या कहते हैं? जालिकावत बेलनाकार पेशियों को क्या कहते हैं? तो इन पेशियां को क्या कहते हैं दोस्तों? इन पेशियों को हृदय पेशी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? हृदय पेशियां कहते हैं। ठीक है। जालिकावत बेलनाकार पेशियों को क्या कहते हैं दोस्तों? हृदय पेशियां कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन की प्राप्ति के साधन क्या हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, और आप लोगों को पता भी है। ठीक है। तो प्रोटीन की प्राप्ति के साधन क्या क्या हैं दोस्तों? अंडे की सफ़ेदी। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा कि अंडे के 2 भाग होते हैं। ऊपर वाला जो भाग होता है वो सफ़ेद होता है, और जो बीच वाला भाग होता है वह दोस्तों क्या होता है? हाँ, पीले कलर का होता है। ठीक है। तो प्रोटीन की प्राप्ति देखेंगे, अंडे की सफ़ेदी, गोश्त, मांस जिसको बोला जाता है दोस्तों, दूध, मटर, दाल एवं सेम। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या हैं? प्रोटीन के स्रोत हैं। ठीक है दोस्तों। सोयाबीन भी है। ठीक है दोस्तों, क्या है? सोयाबीन भी है दोस्तों। यह क्या है? प्रोटीन का स्रोत है। ठीक है, सोयाबीन। ठीक है दोस्तों, ये इनसे क्या होता है? सोयाबीन हो गया, अंडे की सफ़ेदी, गोश्त, मांस। ठीक है दोस्तों, जिसको बोला जाता है दूध, मटर, दाल। इन सब में क्या होता है दोस्तों? इन सब में हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है? जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, खनिज लवण हमें किन पदार्थों से प्राप्त होते हैं? खनिज लवण हमें किन पदार्थों से प्राप्त होते हैं? तो खनिज लवण दोस्तों हमें किन पदार्थों से प्राप्त होते हैं? दोस्तों अगर खनिज लवण की बात करते हैं तो खनिज लवण हमें नमक, कैल्शियम, फॉस्फेट, आयोडीन एवं लोहा आदि पदार्थों से प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? हमें खनिज लवण जो होते हैं दोस्तों, यह क्या होता है? कैल्शियम, फॉस्फेट, आयोडीन, लोहा आदि क्या होता है दोस्तों? पदार्थों से हमें क्या होता है? खनिज लवण प्राप्त होता है। ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं, किन खाद्य पदार्थों में लोहा पाया जाता है? ठीक है दोस्तों, लोहा का मतलब होता है आयरन। ठीक है दोस्तों, जिससे क्या होता है? ब्लड का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों। ठीक है। तो किन खाद्य पदार्थों में लोहा पाया जाता है? लोहा का मतलब आयरन, जिससे क्या होता है दोस्तों? ब्लड का निर्माण होता है। ठीक है। तो देखेंगे आप सभी लोग, अंडा से, दूध, मांस, गाजर, टमाटर, हरे पत्तेदार सब्जियां, प्याज, दाल, अनाज, मेवे तथा फलों में दोस्तों जैसे अनार ले लीजिए, सेब हो गया। ठीक है, जिनको काटने पे क्या होते हैं दोस्तों? काले पड़ जाते हैं। ठीक है, तो उनसे क्या होता है? आयरन की प्राप्ति ज़्यादा होती है। ठीक है, ऐसे फल जिनको काटने पे क्या होते हैं? काले पड़ जाते हैं। ठीक है, तो उनसे हमें क्या होता है? आयरन की प्राप्ति ज़्यादा होती है उन फलों से। ठीक है, तो क्या क्या है? किन खाद्य पदार्थों से लोहा या आयरन प्राप्त होता है? तो अंडा हो गया दोस्तों, दूध हो गया, मांस हो गया, गाजर हो गया, टमाटर हो गया, हरे पत्तेदार सब्जियां हो गई, प्याज हो गया, दाल हो गया, अनाज हो गया, मेवे हो गए दोस्तों। ठीक है, और क्या? फलों में मैंने बताया कि आपको जैसे अनार हो गया, और भी है, सेब हो गया। ठीक है, और भी फल हैं जिनको काटने पर क्या होते हैं? काले पड़ जाते हैं। ठीक है, उनसे क्या होता है? हमें आयरन की प्राप्ति होती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यह पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर क्लियर हो चुका दोस्तों तो आप सभी लोग एक बार थंबनेल करें। ठीक है, और अपनी संख्या को और बढ़ाएं दोस्तों, अपनी संख्या को आप सभी लोग और बढ़ाएं। ठीक है, और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके।
ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन के सामने है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। क्या है देखेंगे आप सभी लोग, विटामिन ई की कमी से, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों मैंने आपको विटामिन तो क्लियर ही करा दिया है, ठीक है, तो ये तो आपसे छूट ही नहीं सकता है, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता है, ठीक है। तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, बिल्कुल वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आपके परीक्षा के दृष्टि से दोस्तों यह क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, स्त्री पुरुष की संतान उत्पत्ति की जो शक्ति होती है उसमें क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, जिसे दोस्तों हम कहते हैं जनन क्षमता में कमी, ठीक है। और इसी को क्या बोला जाता है, बांझपन या नपुंसकता कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, स्त्रियों में क्या होता है, बांझपन आ जाता है, गर्भपात, पुरुषों में नपुंसकता हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, नपुंसकता या बांझपन, ठीक है। और स्त्री पुरुषों की संतान उत्पत्ति में शक्ति में क्या होता है दोस्तों, कमी आ जाती है, ठीक है। और दोस्तों अगर बात करते हैं विटामिन ई का स्रोत, तो दोस्तों विटामिन ई का जो स्रोत है वो क्या होते हैं, अंकुरित अनाज, इसका जो स्रोत है दोस्तों वह क्या होता है, तो विटामिन ई का जो स्रोत होता है वह क्या है दोस्तों, अंकुरित अनाज होता है, ठीक है। क्या होता है, अंकुरित अनाज विटामिन ई का स्रोत होता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो विटामिन बी, ठीक है दोस्तों, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है। और दोस्तों कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा रोग, ठीक है, बेरी तथा पेलाग्रा रोग यह विटामिन बी की कमी से होता है। और विटामिन बी को दोस्तों कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी विटामिन कॉम्प्लेक्स विटामिन है, तब आप क्या बताएंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, ठीक है। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, बेरी तथा पेलाग्रा नामक रोग होता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, जब कोई रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से लग जाता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, ध्यान देना है, जब कोई एक रोग क्या होता है दोस्तों, दूसरे व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है दोस्तों, प्रत्यक्ष रूप से लग जाता है तो उसे कौन सा रोग कहते हैं, उसे दोस्तों संक्रामक रोग कहते हैं। उसे कौन सा रोग कहते हैं, उसे संक्रामक रोग कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं दोस्तों, उसे संक्रामक रोग कहते हैं, ठीक है। तो जब कोई रोगी एक व्यक्ति, यानी कि जब कोई रोग क्या होता है दोस्तों, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष रूप से लग जाता है तो उसे कौन सा रोग कहते हैं दोस्तों, उसे संक्रामक रोग कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आप सभी लोग अपनी संख्या को और बढ़ाएं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, विसंक्रमण का अर्थ है, विसंक्रमण का अर्थ है वस्तुओं में लगे जीवाणुओं का नष्ट कर देना कहलाता है। विसंक्रमण का अर्थ है वस्तुओं में लगे जीवाणुओं को नष्ट कर देना कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों, विसंक्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है, विसंक्रमण। विसंक्रमण दोस्तों जो वस्तु है उसमें लगे जीवाणुओं को क्या कर देना, नष्ट कर देना, यही क्या कहलाता है, यही विसंक्रमण कहलाता है, ठीक है। और दोस्तों जो जीवाणु की खोज है, बैक्टीरिया की खोज है, किसने की, यह आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो चलिए, हाँ आपको यह बताना है कि जीवाणु की खोज किसने की, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, क्या है दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, देखेंगे टाइफाइड रोग का कारण क्या है। टाइफाइड रोग का कारण क्या है दोस्तों, टाइफाइड रोग का कारण क्या है, तो दोस्तों टाइफाइड रोग का कारण साल्मोने टाइफी और पैराटाइफी नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। साल्मोना टाइफी और पैराटाइफी
नामक बैक्टीरिया से होता है। जो टाइफाइड रोग होता है दोस्तों वह किससे होता है? तो यह दोस्तों किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। तो टाइफाइड रोग किससे होता है दोस्तों? साल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी नामक बैक्टीरिया या जीवाणु से होता है। ठीक है, तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, आप सभी लोग देख पा रहे हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, क्या है देखेंगे। एड्स का पूरा नाम, एड्स का पूरा नाम क्या है दोस्तों? एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एड्स का जो पूरा नाम है दोस्तों वह क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है दोस्तों? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है दोस्तों, और इसके जो वायरस है HIV, इसका वायरस कौन सा है दोस्तों? HIV वायरस, और इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ठीक है दोस्तों, डी क्या है? साइलेंट है। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ठीक है, तो एड्स का पूरा नाम क्या है दोस्तों? एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए एड्स के वायरस का क्या नाम है तब आप क्या बताएंगे? HIV, और इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो क्या बताएंगे आप? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ठीक है, और दोस्तों एड्स का जो जांच किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो एलिसा परीक्षण के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? एलिसा परीक्षण के द्वारा किया जाता है। कौन सा परीक्षण है दोस्तों? एलिसा परीक्षण है। ठीक है, कौन सा परीक्षण है? एलिसा परीक्षण है। ठीक है, कौन सा परीक्षण? एलिसा परीक्षण। ठीक है, और दोस्तों एड्स की जांच आपने जाना किस, हाँ, एड्स की जांच को क्या कहा जाता है? एलिसा परीक्षण। ठीक है, और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है तब आप क्या बताएंगे? कमेंट करें, कमेंट करें आप सभी लोग, देखते हैं कितने लोगों को पता है। ठीक है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, हाँ कमेंट करें आप सभी लोग, कमेंट करें। रंजीत, अजय, ब्रजेश, हाँ और भी बच्चे, हाँ आप सभी लोग कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों का कमेंट आता है। हाँ कमेंट करें। अनुराग, हाँ कमेंट करें। हाँ दोस्तों, एड्स दिवस जो है यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स का पूरा नाम आपने क्या जाना दोस्तों? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, और इसके वायरस HIV, इसका पूरा नाम क्या दोस्तों? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। और दोस्तों एड्स की जांच एलिसा परीक्षण, और आपने क्या जाना? एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे की पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, साधारणतया मनुष्य को भोजन किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है? साधारणतः मनुष्य को भोजन किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है? तो दोस्तों मनुष्य को जो भोजन है वो केवल 2 सोर्सों से ही प्राप्त होता है। ठीक है, मनुष्य को जो भोजन है दोस्तों वह केवल 2 स्रोतों से ही प्राप्त होता है। पहला दोस्तों वनस्पति स्रोत, ठीक है, और दूसरा क्या है? जीव जंतु स्रोत। ठीक है, तो पहला वनस्पति स्रोत और दूसरा क्या है दोस्तों? जीव जंतु स्रोत। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नाइट्रोजन की कमी किस पोषक तत्व से पूरी होती है? नाइट्रोजन की जो कमी हो जाती है दोस्तों वह किस पोषक तत्व की कमी से, यानी किस पोषक तत्व से पूरा होते हैं? नाइट्रोजन की कमी किस पोषक तत्व से पूरी होती है दोस्तों? तो किस पोषक तत्व से? प्रोटीन से होता है। किस पोषक तत्व से दोस्तों? प्रोटीन से। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। चलिए अगले विटामिन की बात करते हैं दोस्तों। अगला विटामिन क्वेश्चन जैसे आया है, देख पा रहे हैं आप लोग, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? किस विटामिन की कमी से दोस्तों रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो दोस्तों जो विटामिन के है, ठीक है दोस्तों, विटामिन के की कमी से क्या होता है दोस्तों? रक्त का थक्का नहीं बनता है।
ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों कि विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है दोस्तों, मैंने विटामिन की क्लास दिया है आप सभी लोगों को। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है दोस्तों, तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर विटामिन की क्लास आप सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें बाकायदे डिटेल से समझाया है। ठीक है, और दोस्तों उसमें एक दूसरी टॉपिक है, यानी कि दो पार्ट है विटामिन का। तो दूसरे पार्ट में मैंने विटामिन के रासायनिक नाम को भी बताया है। ठीक है, तो दोनों क्लास आप सभी लोग जरूर देखें। अगर अभी तक आपने विटामिन की क्लास नहीं देखा है दोस्तों, तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर विटामिन की फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को जरूर देखें, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफी लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, सेकंड पार्ट में मैंने क्या पढ़ाया है, विटामिन के रासायनिक नाम। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट में दोस्तों मैंने विटामिन की खोज, विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, इन सब के बारे में बताया है। और सेकंड पार्ट में दोस्तों मैंने विटामिन के रासायनिक नाम बताए हैं। तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को जरूर देखें। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है दोस्तों। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो दोस्तों विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, और इसी को क्या बोला जाता है दोस्तों, रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग दोस्तों, तो सूखा रोग हो जाता है, और इसी को क्या बोला जाता है, रिकेट्स बोला जाता है। ठीक है, और दोस्तों तथा स्त्रियों में मृदलास्थि रोग हो जाता है। ठीक है, स्त्रियों में क्या होता है दोस्तों, मृदलास्थि रोग हो जाता है। ठीक है, और विटामिन डी का जो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है दोस्तों, वह क्या है, तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत दोस्तों क्या माना जाता है, सूर्य का धूप। क्या है दोस्तों, सूर्य का धूप। क्या है दोस्तों, सूर्य का जो धूप है वो विटामिन डी का सबसे अच्छा क्या दोस्तों स्रोत माना जाता है। ठीक है, और विटामिन डी को ही दोस्तों धूप का विटामिन कहा जाता है। विटामिन डी को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, धूप का विटामिन कहा जाता है। किस विटामिन को धूप का विटामिन कहा जाता है दोस्तों, तब आप क्या बताएंगे कि विटामिन डी को धूप का विटामिन कहा जाता है। क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, देखेंगे आप सभी लोग अगला पॉइंट क्या है, संक्रामक रोग के फैलने के मुख्य स्रोत क्या हैं। संक्रामक रोग के फैलने के मुख्य साधन या स्रोत क्या है दोस्तों, तो संक्रामक रोग के फैलने के जो मुख्य साधन है दोस्तों वह क्या है, तो पहला दोस्तों वायु द्वारा। ठीक है दोस्तों, जो संक्रामक रोग फैलता है वह वायु के द्वारा फैलता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या है, भोजन एवं जल द्वारा। दूषित भोजन एवं जल के द्वारा दोस्तों क्या होता है, इससे संक्रामक रोग फैलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों, देखेंगे संपर्क द्वारा। ठीक है दोस्तों, जो संक्रामक रोग होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, संपर्क के द्वारा फैलते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मान के चलिए या कोई व्यक्ति है, ठीक है, देखेंगे आप सभी लोग, मान के चलिए कोई व्यक्ति है। ठीक है दोस्तों, यह व्यक्ति क्या है दोस्तों, यह व्यक्ति संक्रामक रोग से पीड़ित है। ठीक है दोस्तों, अगर संक्रामक रोग से पीड़ित है, मान के चलिए कोई स्वस्थ व्यक्ति है, ठीक है, अगर इसके संपर्क में आता है, ठीक है दोस्तों, इसके संपर्क में आता है तो यह भी क्या होगा, या भी संक्रामक रोग से पीड़ित हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो संपर्क के द्वारा हो गए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या देख रहे हैं आप सभी लोग, चर्म संघर्षण द्वारा। ठीक है, और दोस्तों क्या, कीटों के द्वारा क्या होता है, संक्रामक रोग फैलते हैं। ठीक है, तो वायु द्वारा, भोजन द्वारा, जल द्वारा, संपर्क द्वारा, चर्म संघर्षण द्वारा और कीटों द्वारा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों, बड़ी माता रोग किस विषाणु द्वारा फैलता है। बड़ी माता रोग किस विषाणु, विषाणु को इंग्लिश में क्या बोला जाता है दोस्तों, वायरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वायरस। तो बड़ी माता रोग किस विषाणु या वायरस के द्वारा फैलता है, तो किस वायरस के द्वारा दोस्तों, वेरिओला वायरस।
कौन सा वायरस दोस्तों? वेरिओला वायरस के द्वारा बड़ी माता रोग होता है। ठीक है दोस्तों। और अगर आपसे पूछा जाए कि विषाणु की खोज या वायरस की खोज किसने किया, तो किसने किया दोस्तों? कमेंट करें, देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आता है। हाँ, कमेंट करें, आप सभी लोग कमेंट करें, कमेंट करें दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विषाणु की खोज किसने किया? हाँ, आपको मैंने दोस्तों ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया है। आप सभी लोग कमेंट करें कि विषाणु की खोज किसने किया, विषाणु की खोज किसने किया दोस्तों? बिल्कुल से दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग बता रहे हैं, विषाणु की जो खोज है वह दोस्तों किसने किया? इवानोव्स्की ने किया। किसने किया दोस्तों? इवानोव्स्की ने विषाणु की खोज किया है। ठीक है, तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। विषाणु की खोज किसने किया? इवानोव्स्की ने किया है दोस्तों। और बड़ी माता रोग जो रोग है दोस्तों, वह किस विषाणु के द्वारा होता है? तो किस विषाणु के द्वारा होता है दोस्तों? वेरिओला वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, किस वायरस के द्वारा? वेरिओला वायरस के द्वारा होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, क्या है? प्लेग संक्रामक रोग कैसे फैलता है? प्लेग संक्रामक रोग कैसे फैलता है? तो दोस्तों, जो प्लेग संक्रामक रोग होता है वह चूहों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया, चूहों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया पिस्सू के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? चूहों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया पिस्सू के द्वारा प्लेग संक्रामक रोग फैलता है। ठीक है दोस्तों, चूहे क्या होते हैं? उनमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है और उस बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? पिस्सू कहा जाता है। ठीक है, और यही पिस्सू क्या करते हैं? प्लेग या संक्रामक रोग फैलाते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? हैजा, जिसको दोस्तों कॉलेरा भी कहते हैं, हैजा रोग किसके द्वारा फैलता है और इस रोग के जीवाणु या बैक्टीरिया का क्या नाम है? हैजा रोग किसके द्वारा फैलता है और इस रोग के जीवाणु या बैक्टीरिया का क्या नाम है? तो दोस्तों, आपको पहले ही क्लियर हो चुका है कि जो हैजा रोग होता है, जो हैजा रोग होता है दोस्तों, वह किसके द्वारा होता है? तो वह बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा होता है दोस्तों? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, जीवाणु के द्वारा होता है। और यह दोस्तों किसके द्वारा? तो यह मक्खी द्वारा फैलता है। किसके द्वारा दोस्तों? मक्खी के द्वारा। मक्खी क्या करते हैं दोस्तों? हाँ, कूड़े करकट पे बैठती है और जाकर फिर क्या होती है? भोजन पे बैठती है, जिससे क्या हो जाता है? भोजन प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, और जीवाणु का नाम क्या है दोस्तों? तो विब्रियो क्लेरा है। जो बैक्टीरिया का नाम है दोस्तों, वह क्या है? तो वह दोस्तों क्या नाम है? विब्रियो क्लेरा। बैक्टीरिया का नाम क्या है दोस्तों? विब्रियो क्लेरा नामक जीवाणु के द्वारा दोस्तों क्या होता है? हैजा या कॉलेरा रोग होता है। ठीक है, तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, क्या है? शरीर की वृद्धि करना तथा टूटी फूटी कोशिकाओं को ठीक करना किसका कार्य है? शरीर की वृद्धि करना तथा टूटी फूटी कोशिकाओं को ठीक करना किसका कार्य है? ठीक है दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों, जो शरीर की टूट फूट या शरीर की वृद्धि में जो मदद करता है दोस्तों, वह प्रोटीन का कार्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो शरीर की वृद्धि करना, टूट फूट की कोशिकाओं की मरम्मत करना, वह किसका कार्य होता है दोस्तों? तो वह प्रोटीन का कार्य होता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए प्रोटीन को क्या कहा जाता है दोस्तों? शरीर की मरम्मत करने वाला पदार्थ। ठीक है दोस्तों, तो प्रोटीन क्या करता है? शरीर की मरम्मत करता है या वृद्धि करता है या क्या करता है दोस्तों? टूट फूट कोशिकाओं का निर्माण करता है या उसको क्या कहते हैं दोस्तों? ठीक करता है। ठीक है, तो क्लियर हो चुका होगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। शरीर को ऊर्जा एवं मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करना कार्य है। शरीर को ऊर्जा एवं मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करना कार्य है। तो यह दोस्तों, जो शरीर को ऊर्जा और मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करना, यह कार्य किसका है दोस्तों? तो यह कार्य वसा का है। किसका है दोस्तों? वसा का है। किसका है? वसा या फैट का है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। वसा दोस्तों यह क्या होता है? तेलीय पदार्थ से प्राप्त होते हैं, तेलीय पदार्थों से प्राप्त होते हैं। ठीक है,
चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है दोस्तों, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है यह आपको बताना है दोस्तों। हाँ, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। हाँ देखिए यहाँ तो लिखा है, रोग तो लिखा है, अब आपको यह बताना है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों। रोग तो लिखा हुआ है दोस्तों, हाँ ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, यह आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर बात करते हैं विटामिन सी, तो दोस्तों विटामिन जो सी है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, और दोस्तों हाँ कमेंट करें आप सभी लोग कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, यह आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, हाँ कुछ लोगों का आंसर भी आ रहा है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा दोस्तों, बहुत अच्छा। आप सभी लोग ऐसे ही अपनी तैयारी को बनाए रखें, आप सभी लोग अपनी तैयारी को ऐसे ही बनाए रखें दोस्तों, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके। ठीक है, तो दोस्तों विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन सी का स्रोत क्या है, तो विटामिन जो सी का स्रोत है दोस्तों वह क्या है, खट्टे पदार्थ। क्या है दोस्तों, खट्टे पदार्थ विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है दोस्तों, खट्टे पदार्थ क्या होते हैं दोस्तों, विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे आंवला देखें, संतरा देखें, नींबू देखें, ये सब क्या है दोस्तों, खट्टे पदार्थ, जिनसे क्या होता है दोस्तों, विटामिन सी प्राप्त होता है। और दोस्तों विटामिन सी का जो रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। आइए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, रेबीज रोग किसके काटने से होता है, रेबीज रोग किसके काटने से होता है। तो दोस्तों जो रेबीज रोग है यह कुत्ते, बिल्ली, बंदर के काटने से होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, रेबीज जो रोग है यह कुत्ता, बिल्ली, बंदर के काटने से फैलता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो चुका होगा। आइए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा लट्टू सा क्वेश्चन है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कौन सा रोग होता है दोस्तों, रतौंधी रोग होता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको विटामिन ए के स्रोत को बताना है। कमेंट करें आप सभी लोग, हाँ कमेंट करें आप सभी लोग कि विटामिन ए का स्रोत क्या है दोस्तों, और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। हाँ कमेंट करें आप सभी लोग, हाँ कमेंट करें आप सभी लोग। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। आप सभी लोग कमेंट करें, कमेंट करें आप सभी लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लट्टू सा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, उच्च रक्तचाप में वर्जित भोज्य पदार्थ कौन से हैं। उच्च रक्तचाप में वर्जित भोज्य पदार्थ कौन से हैं। तो दोस्तों अधिक नमक युक्त भोज्य पदार्थ ये नहीं। ठीक है दोस्तों, समुद्री मछली, मांस, चपटे मसाले युक्त व्यंजन, ये आपको नहीं लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अधिक नमक युक्त क्या भोज्य पदार्थ, समुद्री मछली। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मांस, चपटे मसाले युक्त व्यंजन। ठीक है दोस्तों, चटपटे, ठीक है चटपटे नहीं चटपटे। ठीक है दोस्तों, चटपटे मसाले युक्त व्यंजन दोस्तों, घी, मक्खन। ठीक है दोस्तों, सूखे मेवे, फल आदि। ठीक है, सूखे मेवे तो ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है, फल भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्या करना चाहिए, चटपटे मसाले युक्त व्यंजन नहीं लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उच्च रक्तचाप में क्या करना चाहिए, चटपटे युक्त मसाले का अपने व्यंजन में सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो क्लियर हो चुका होगा। आइए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों,
जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार के नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट क्या है, वह ऊतक जो एक हड्डी या अस्थि को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया है कि जब एक ऊतक क्या करता है, एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ता है, तो उस ऊतक को क्या कहा जाता है दोस्तों, स्नायु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, स्नायु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्नायु कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग इस महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते हुए चलें दोस्तों, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफी लाभ मिल सके। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है। रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, हेपैरिन। क्या कहते हैं, हेपैरिन। ठीक है सॉरी दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों क्या है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किसमें पाई जाती हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किसमें पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है दोस्तों, अग्नाशय में। किसमें पाई जाती हैं, अग्नाशय में। ठीक है दोस्तों, और यही अग्नाशय से क्या होता है, इंसुलिन पदार्थ का स्राव होता है। ठीक है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों, तो अग्नाशय में पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, एंजाइम रासायनिक रूप से होते हैं। एंजाइम रासायनिक रूप से होते हैं दोस्तों, तो जो एंजाइम होते हैं वो रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। एंजाइम दोस्तों क्या होते हैं, रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों देखेंगे आप सभी लोग, अम्ल जो विटामिन भी है। अम्ल जो विटामिन भी है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा अम्ल है दोस्तों जो विटामिन है, तो दोस्तों मैंने आपको इसी क्लास में अभी बताया कि वह एस्कॉर्बिक अम्ल है, जो दोस्तों क्या है, विटामिन भी है और क्या दोस्तों, अम्ल भी है। कौन सी विटामिन है, तो विटामिन सी है। ठीक है दोस्तों, और अम्ल कौन सा है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। और इसी विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह क्या है दोस्तों, एस्कॉर्बिक अम्ल ही है। ठीक है, तो अम्ल जो विटामिन भी है तो एस्कॉर्बिक अम्ल, और विटामिन कौन सी दोस्तों, सी। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि स्कर्वी रोग किस कमी के कारण होता है, किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। स्कर्वी जो रोग है दोस्तों यह विटामिन सी की कमी के कारण होता है, और इसका जो स्रोत होता है दोस्तों वह क्या है, खट्टे पदार्थ। ठीक है, आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया। ठीक है दोस्तों, आदि फल जो खट्टे हैं वो सब किसके स्रोत हैं दोस्तों, तो वो आपके विटामिन सी के स्रोत हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, HIV मुख्यतः संक्रमित करता है। HIV मुख्यतः संक्रमित करता है। तो दोस्तों HIV अभी मैंने आपको इसका पूरा नाम बताया। ठीक है, और दोस्तों जो HIV होता है वह मुख्यतः संक्रमित किसको करता है, तो सहायक लिम्फोसाइट्स को करता है। किसको करता है दोस्तों, सहायक लिम्फोसाइट्स को करता है। ठीक है दोस्तों, HIV मुख्यतः किसको संक्रमित करता है, तो दोस्तों किसको संक्रमित करता है, सहायक लिम्फोसाइट्स को। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, अब क्लास को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। दोस्तों आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों,
और आप सभी लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सके। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी लोगों को यह क्लास कैसी लगी, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोगों को यह क्लास कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।